गुड इवनिंग गाइस, मेरे प्यारे बच्चों। मैं HBS एकेडमी माध्यम से मैं ब्रजेश कुमार। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 10th जो सामाजिक विज्ञान में आपका सिलेबस दे रखा है उससे संबंधित है। यह सीरीज चाहे CBSE बोर्ड के हों या UP बोर्ड के हों या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे सहपाठी हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी, क्योंकि यह सारी NCERT बेस है। तो आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। इसमें देखते हैं इसके जो पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं। जिस तरह से विषय सूची है, सब्जेक्ट जो इंडेक्स दे रखा है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें है आपका संसाधनों का विकास, यानी कि संसाधन एवं विकास क्या है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है वो आपका वन और वन्यजीव संसाधन। थर्ड चैप्टर है आपका जल संसाधन और फोर्थ चैप्टर आपका कृषि और 5 चैप्टर आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और 6 चैप्टर है आपका विनिर्माण वस्तुएं, जो हमारे कच्चे माल से बनी हुई वस्तुएं जो होती हैं, इंडस्ट्री पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी आपका आएगा टॉपिक आएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन के बारे में। के लिए दोस्तों, जीवन रेखा, ये हमारे 7 चैप्टर हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी भी कंपटीशन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो एक पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है हमारा संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, और संसाधन एवं विकास में हम देखेंगे कि इसमें हमारा जो संसाधन है, तो एक जिम्बरमैन महोदय हुआ करते थे, उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए प्रकृति निर्भर है और प्रकृति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। चलिए दोस्तों, आपको ज्ञात है, तो इन संसाधनों का प्रयोग हम किस तरह से करें, तो आप एक ट्रायंगल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समझाने की कोशिश की है कि जो पर्यावरण के प्रत्येक जो वस्तु है वो हमारी क्या है, आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। क्या करती है? आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है, उसके न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या है, अपने पर्यावरण से अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हैं। जिस तरह से शहद प्राप्त करना, जड़ी बूटियों को प्राप्त करना आदि। इसके बाद जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, जो कल्चर है, हमारी जो आवास है, अधिवास हैं, जितने भी सेटलमेंट हैं, जैसे इग्लू जो जनजाति है आपकी, एस्किमो वो अपना घर कैसे बनाती है, बुशमैन अपना घर कैसे बनाते हैं, पिग्मी अपना घर कैसे बनाते हैं, इस तरह से संबंधित सांस्कृतिक कल्चर। इसकी बात देता है कि इस ट्रायंगल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो भौतिक पर्यावरण जो प्रकृति संबंधित है, और यहीं पर हम एक देखते हैं कि प्रौद्योगिकी न्यू टेक्नोलॉजी और संस्थाएं, जितने भी हमारा सारा अध्ययन होता है वो इसी के माध्यम से होता है कि हमारे क्या भौतिकी पर्यावरण क्या है, फिजिकली एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या है इसका, और न्यू टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है, और संस्था इंस्टीट्यूट क्या है, वो मानव के क्या है पक्ष में हो, वो आवश्यकताओं पूर्ति करता हो। चलिए दोस्तों, तो आप इस ट्रायंगल के माध्यम से देख सकते हैं संसाधन है। संसाधन की एक डायग्राम दे रखा है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन जो है हमारे, जो कभी समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है। यानी कि नवीकरणीय संसाधन जो भी है, जैसे सूर्य तप है, यानी कि आपको पवन है, जल है, इसके बाद आपकी जैविक आती है, प्राकृतिक वनस्पति आती हैं, वन्यजीव है, ये सब कैसे हैं, ये आपके नवीकरणीय संसाधन हैं। क्योंकि नवीकरणीय संसाधन हम अध्ययन करते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन रहता है सतत अथवा प्रवाह। सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन है, जल है, वायु, जो कि इसके बाद आपके आते हैं भूतापीय ऊर्जा, इसके बाद ज्वार-भाटा से निर्मित जो बनती है ऊर्जा वो, और इसके बाद आपकी आती है सूर्य तप ऊर्जा। जैव संसाधन,
जो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और एक वन जीव। प्राकृतिक नेचुरल्स जो वेजिटेबल्स होते हैं जो फॉरेस्ट से मिलता है वो हमारे होते हैं, और एक वन जीव होते हैं, इस तरह से होते हैं। इस अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो कि समाप्त हो जाते हैं, जैसे जैसे आपके धातु है, धातु है, लोहा है, कोयला है, तांबा है आदि सब क्या समाप्त हो जाएंगे। अचक्र जीवाश्म ईंधन है, ये भी क्या है समाप्त हो जाते हैं। क्लियर दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है मानवीय का संसाधन। मानवीय का संसाधन दो प्रकार का होता है, संरचनात्मक संसाधन संस्थाएं, और एक होती है मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। यानी मानव जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो संरचना और संस्थाओं से सीखता है, और किस तरह से पूर्ति की जाती है संसाधनों से, उसके बारे में मात्रा एक गुणवत्ता, क्वांटिटी एवं क्वालिटी के बारे में भी इसके बारे में देखा जा सकता है। तो आप अध्ययन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रूपांतर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संस्थाओं पारस्परिक क्रियात्मक संबंध है, यानी हमारे क्या है क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा ही प्रकृति के साथ ही क्रिया करते हैं, और ये आर्थिक विकास की गति को तेजी करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। और आप लोग इस तरह से संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव स्वयं ही क्या है संसाधनों का स्वयं हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। यानी जो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं उससे क्या है संसाधनों को क्या करते हैं वो चेंजिंग करते हैं, और इसे क्या है इन्हीं प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आप देख सकते हैं पहला है हमारा जो है दे रखा है वो क्या है आपका उत्पत्ति के आधार पर है। कैसे है, एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है हमारा साम्यता के आधार पर और नवीकरण है, और एक स्वामित्व के आधार पर, और वह है आपका विकास के स्तर के आधार पर। जो पहला दे रखा है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव आते हैं। जैव जो क्रिया है जिसमें हमारी प्राकृतिक पर्यावरण आता है, जीव जंतु और वनस्पतियां आती हैं। अजैव में इसमें हमारे मिट्टी है, मृदा है, मिट्टी, वायु है, आपका प्रकाश है आदि इसमें सारे शामिल होते हैं। समाप्यता के आधार पर अनवीकरणीय जैसे नवीकरणीय योग्य हैं जो हमारे जो नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य हैं, जो कि नवीकरणीय जो समाप्त नहीं होते हैं और अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाते हैं। ये संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और समुदाय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर होते हैं। स्वामित्व स्वयं यानी व्यक्तिगत स्वयं अपने जो हम स्वयं काम करते हैं और एक कम्युनिटी में काम करते हैं, नेशनल के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो इन संसाधनों को हम अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित, और एक होता है भंडार संचित कोष। संभावनीय होता है आपको पृथ्वी पर जो संसाधन है काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। डेवलपमेंट कैसे करें उसको, भंडार भर स्टोर है उसको संचित कोष कैसे किया जाए। इन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए मानव उसका क्या है दुरुपयोग न करे, और उनका उन संसाधनों का क्या किया जाए सदुपयोग किया जाए, जिससे से संसाधनों से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए उसको क्या है संचित कर सकता है, बचा सकता है। इसी को ही शतपुष्टि के नाम से भी जाना जाता है। संसाधनों के प्रकार देख सकते हैं। जो संसाधनों के प्रकार हैं, संसाधनों के प्रकार निम्न हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, वे संसाधन जो जीवमंडल से होते हैं, जो जीवन व्याप्त के जैसे मनुष्य है, वनस्पति, प्राणिजात, मत्स्य, जीवन, पशुधन आदि आते हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन जो मानव को निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, और इस तरह से ये सारे इसमें क्या उदाहरण चट्टानों धातुएं कहलाते हैं। साम्यता के आधार पर होता है नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं को नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सौर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन जीव संसाधन सतत प्रवाह और संसाधनों में विभाजित किया जाता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सौर से यानी कि सूर्य से जो वह एनर्जी आती है उसको कैसे संचित की जाती है उससे संबंधित है। क्लियर क्लियर दोस्तों। तो आप वो समझ सकते हो यही हमारी क्या है नवीकरणीय ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होती है। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो क्या क्या है लंबे समय तक नहीं चलते हैं। इनको क्या है अब रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार खत्म हो जाते हैं फिर ये पुनः रिचार्ज नहीं होता है। तो ये संसाधन कैसे हैं अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय प्रयोग है ये सारे खत्म हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे।
तो नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते ही है कि संसाधनों के प्रकार क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो व्यक्तिगत संसाधन संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं। जो गांव में जो जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, वो क्या है, भूमि के बदले में क्या है, लगान लेते हैं। तो उसे क्या है, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूखंड है, घरों, अन्य जायदाद और मालिक होते हैं। जैसे बाग है, चरागाह है, तालाब है, कुआं का जल है, संसाधनों का निजी स्वामित्व है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ दे रखा है, बाग है, चरागाह है, तालाब है, कुआं का जल है आदि। ये सब निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं, जो अपने परिवार के संसाधनों को पर एक सूची तैयार कीजिए। आप एक संचारी सूची तैयारी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आता है समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों यानी हमारा जो कम्युनिटी होती है, वो सारे ऑल मेंबर्स होते हैं, उन सभी के लिए क्या उपलब्ध होता है। गांव की शामिलता, जो सम्मिलात भूमि, जैसे चरण भूमि है, जो चारण भूमि होती है, शमशान भूमि है, तालाब है, ये सभी गांव के लोग क्या है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क होते हैं, जो पिकनिक स्थल होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, रहने वाले सभी लोगों के लिए ये उपलब्ध होता है। इन सभी लोगों को यानी कि नगरीय क्षेत्र में, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया में यही है। जैसे कि चलवासी भूमि होती है, पशचारा भूमि होती है, शमशान होता है, ये सब गाँव के लिए होता है और नगरों के लिए होता है। इसमें सार्वजनिक पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होता है, बच्चों का खेल का मैदान होता है, वो सारे आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं और देश में सरकार को कानून का अधिकार है और इसमें व्यक्तिगत संसाधनों को भी इससे आम जनता के हितों को अध्ययन कर सकती है। और अपने देश में सड़कें हैं, जैसे सड़क है, नहर है, रेल लाइन है, व्यक्तिगत स्वामित्व की जिस हेतु बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरण सरकार के भूमि अधिग्रहण के अधिकार दिया गया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाएं, ये सारी चीज आती हैं। इसमें दे रखा है कि जो इसमें राजनीतिक सीमाएं जो अंदर सारी भूमि और 12 समुद्र मील 22.2 किलोमीटर अर्थात एक समुद्र मील बराबर होता है 1.8 मील के बराबर। यानी कि 12 मील में अगर 1.8 मील का गुणा कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा आपका 22.2 किलोमीटर मील। यानी कि इस तक हमारे जो महासागरीय क्षेत्र है, भूभागीय क्षेत्र है, भूभागीय समुद्री है, वहाँ पाए हुए संसाधन ही राष्ट्र उसका क्या है, सदुपयोग करता है। वहाँ पर क्या है, खनन कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, ये सारा प्रयोग कर सकता है। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद देखा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो कुछ संस्थाओं को नियंत्रित करती है। तट रेखा को 200 समुद्री मील की, यानी एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील। तो अपवर्जक जो आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहमति के बिना ही उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर संसाधनों का उपयोग करना है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उससे क्या है, सहमति लेनी होगी। क्लियर दोस्तों। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा स्टार्ट होता है विकास के स्तर के आधार पर। भाई विकास कैसे करें, इसका क्या बेस है, इसको देखते हैं। तो संभावित संसाधन, एक होता आपका आता है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वह संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होता है, किसी भी प्रदेश में हो सकता है, किसी भी रीजनल में हो सकता है, परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेष राजस्थान, गुजरात, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। आपको पता है जो भारत का जो आपका जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, इस तरह से ये वाला क्षेत्र, यानी कि ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। राजस्थान के क्षेत्र में ये गुजरात वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, पवन और सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में, अगर यहाँ पर इसका प्रयोग सही प्रकार से अगर सदुपयोग किया जाता है तो यहाँ पर क्या है, ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगा। यह सही ढंग से प्रयोग किया कर लिया जाए। क्लियर दोस्तों।
तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि विकास संसाधन एवं विकास से तात्पर्य क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये आप हम लोग चर्चा की थी। और नेक्स्ट हम लोग चर्चा डिटेल से चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और एक विकास के स्तर के आधार पर। समुदाय के स्वामित्व के संसाधन के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट देखते हैं विकसित संसाधन क्या है। तो विकसित संसाधन के बारे में चर्चा करते हैं। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि इनका सर्वेक्षण किया चुका है कि इनका उपयोग गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित किया चुकी है। इनकी गुणवत्ता मात्रा के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी यानी कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है टेक्नोलॉजी के और उनकी संभाव्यता यानी कि पॉसिबिलिज्म के थ्रू पर निर्भर करता है। क्लियर। जिस भंडार हमारा स्टोर पर्यावरण में उपलब्ध, जो हमारे पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें जो अवेलेबल है, जो वे पदार्थ, जो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी कि जो हमारी दे की उपयुक्त प्रौद्योगिकी अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए तो हमारे जो जितने भी हमारे संसाधन हैं उसका सही तरह से सदुपयोग किया जा सकता है और उसको संरक्षित भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल जल दो गैसों और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु एक इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नति तकनीकी ज्ञान नहीं है। अगर ये तकनीक आ जाए तो हम इसका सारा अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं और संचार भी कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। संचित कोष क्या है? यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है जिसे हम उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों में जल की को पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमानों पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल है, वन है, संचित कोष है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी बांध बनाकर हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, वन को बचाया जा सकता है, यही हमारा संचित कोष होगा। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होता है संसाधनों का विकास। जो हमारे संसाधन है, संसाधनों का विकास कैसे किया जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि हम संसाधनों का डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। यानी किसकी देन है? ये प्रकृति की देन मानते हैं। परिणाम स्वरूप इसका जो रिजल्ट है मानव के इसका अंधाधुंध क्या है? इसका अंधाधुंध क्या कर रहा है? उपयोग को मिला रहा है, जिससे कि निम्न समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपको पता ही है। जिस तरह से पहला है दे रखा है कि कुछ व्यक्ति के लालच व संसाधन का ह्रास हो रहा है। लालच से संसाधन सामाजिक कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों और संसाधन संपन्न और संसाधनहीन और अर्थात अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संसाधन जो है, हमारे जो संसाधन है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण और वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। और भंडारण जो है हमारा, इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा भंडारण है, भंडारण और भूमंडलीय तापमान, ओजोन अवक्षय, प्रदूषण की भूमि निम्नीकरण आदि है। क्योंकि संसाधनों का दुरुपयोग किया जाए और अनियमित रूप से इसका प्रयोग किया जाए, जैसे वनों को अब कटाई की जाए तो अब पता है CO2 मात्रा बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा आपको पता ही है। तो ओजोन परत क्षरण होगा, भूमंडलीय तापमान, ये सारी क्या है कंडीशन फॉलो होंगी। मानव जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। के लिए दोस्तों, सतत असत यही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। आपको पता है जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन में सतपोषणी विकास का सदुपयोग किया गया, वेटलैंड हुआ उसमें भी प्रयोग किया गया, नीचे दे रखा है। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये पूछा था सतपोषणी का क्या अर्थ है, सतपोषणी किसे कहते हैं? क्लियर दोस्तों। तो
सतत पोषण मतलब है, इसे टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है। टिकाऊ विकास यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए उसको संरक्षित करना। तो सतत पोषण आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को अवहेलना ना करे। यानी कि उसको जो आने वाली जो संतान है उसको क्या है संरक्षित रखे, जो कि उसको बचाया जा सके, वो भी क्या है उसका प्रयोग कर सके। तो एक सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो में, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और 1992 में ये सम्मेलन हुआ। 100 से भी अधिक से राष्ट्रीय ब्राजील जो शहर है रियो डी जेनेरो का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था, इसमें एकत्रित हुआ। तो इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, मानव सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ये किया गया था। जो विश्व में जो समस्या है सामाजिक आर्थिक विकास की, उसको हल ढूंढने के लिए किया गया था। इसी को शतपोषणी विकास एवं पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ। तो आपको अप्रैल में जो स्टार्ट हुआ था, तो इससे ये सारे पृथ्वी सम्मेलन जो दिवस है इसे मनाया जाता है, जो कि इसमें देखना होगा सॉरी, जो कि जून 1992 में ये प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह से ये टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सम्मेलन एकत्र नेता हैं जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्लाइमेट चेंजिंग है, जैव विविधता है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, एवं घोषणा जो हुई, अनाउंसमेंट हुआ था, जो एक लेटर पर सिग्नेचर हुए कि रियो सम्मेलन में जो इन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई, जो 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 में स्टार्ट किया गया। चलिए दोस्तों, तो ये एजेंडा 21 इस यह एक घोषणा पत्र है जो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशनल जो काउंसिल एनवायरमेंट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चला था, उसके राष्ट्र अध्यक्ष स्वीकृति किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार ही विश्व सहयोग के द्वारा ही पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्थानीय निकाय और स्थानीय एजेंडा 2021 तैयार करें। तो इस तरह से अब भी आपकी पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसके बाद पेरिस सम्मेलन हुआ 2015 में, अभी हाल में ग्लासगो सम्मेलन हुआ है। तो ये सब क्या है, पर्यावरण को संरक्षित करना, सतत पोषणीय विकास करना, इससे संबंधित ये चर्चाएं हो रही हैं। क्लियर दोस्तों, जो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, कारगर साबित होगा। अब आता है संसाधनों का नियोजन, यानी कि हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो संसाधनों नियोजन की प्लानिंग क्या है, ये हम एक बार देखते हैं इसमें। दोस्तों, इसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, नियोजन को संसाधनों रणनीति बनाएं। भारत देश में जहाँ पर संसाधनों उपलब्धता बहुत अधिक विविधता है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर काफ़ी एक तरह के संसाधन प्रचुरता में है, काफ़ी मात्रा में है, संसाधनों की कमी है। लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, कैसे हैं, उस पर डिपेंडेंट है उस पर। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, खनिजों और कोयले के क्या है यहाँ प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की कमी है। क्या है, यहाँ पर मूल विकास की कमी है। तो राजस्थान में कुछ जो राजस्थान पवन और सौर ऊर्जा संसाधन बहुतायत है। लेकिन राजस्थान में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, पवन है और सौर ऊर्जा के संसाधन बहुतायत है, काफ़ी है, अनलिमिटेड है। लेकिन जल संसाधन की कमी है, किसकी कमी है यहाँ पर, जल संसाधन की कमी। लद्दाख जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, और लद्दाख क्षेत्र में क्या है, आपको शीत मरुस्थल है, यानी शीत डेजर्ट कहते हैं। तो शीत मरुस्थल होने से अन्य भागों में ही यहाँ अलग थलग करना पड़ता है। प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना का कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर असंतुलित संसाधन का नियोजन आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो संसाधनों का अलग अलग व्यवस्था है। क्योंकि भारत में ये देखें, अगर भारत के तटों के पास है, जो तट कोस्ट के पास है, ये संसाधन अलग है, इसके पास संसाधन अलग है। और ये राजस्थान का जो संसाधन है, सबसे ज़्यादा संसाधन क्या है, पवन है, सौर ऊर्जा है। अगर हम इधर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर हमारे संसाधन क्या है, आपको पता है डिफरेंट है।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्यटक टूरिस्टिंग हो सकता है, यहाँ पर खनिज संसाधन का अभाव है इस तरह से। और यहाँ पर आप देखते हैं कि अरुणाचल वाला क्षेत्र है, इस अरुणाचल प्रदेश में सतत जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मूल विकास की कमी है। ये संसाधनों का प्रयोग किस तरह से किया जाए, तो ये सब किसकी आवश्यकता है, नवीकरणीय, यानी कि यहाँ पर क्या प्रौद्योगिकी आवश्यकता अगर होती है तो हम इसका सही तरह से संचार करने के बाद भी इसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसी को ही सतत पोषण के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हमारा है, भारत में संसाधन नियोजन के लिए निम्नलिखित इसमें शर्तें हैं, सोपान है। पहला है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, यानी कि एक टेबल तैयार करो और उसकी कार्य सर्वेक्षण करो। जो उसके सर्वेक्षण होगा, जो मानचित्र बनाना है, संसाधन गुणवत्तात्मक जो क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में मापन करना है। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए इसमें एक प्रौद्योगिकी और कौशल संस्थाओं को ढांचा तैयार करना होगा और संसाधन विकास की योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजना समन्वय स्थापित करना होगा। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में, यानी 1951 से स्टार्ट हुई और उससे प्रयास किए गए। किसी क्षेत्र में अगर संसाधनों उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, तो प्रौद्योगिकी और संस्थाओं तदनुरूप प्रवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों का उपलब्ध ही जो हमारे दे रखे होते हैं उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। देश में बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो संसाधनों का समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से उसका क्या है, हम पिछड़े प्रदेश में गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ भी ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन कमी होते हुए भी उसे आर्थिक रूप से विकसित हैं। यानी कि उस तरह से इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, ये सारे संसाधन हैं। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं इस परिस्थितियों को कैसे छुटकारा मिले, पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाए। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों व संसाधन संपन्न प्रदेश के विदेशी आक्रमणकारियों के पास थे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिससे अगले वाला टॉपिक रहेगा जो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। तो एक बार घर पर आप इसका पुनः रिवीजन करें और यहाँ से टॉपिक बनाएं। संसाधन, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि सबसे अधिक संसाधन किस क्षेत्र में मिलते हैं और अनवीकरणीय संसाधन कैसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन कैसे कहते हैं। आप मुझे कमेंट और शेयर करके बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।